नमस्कार, लाख टके की बात में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। लाख टके की बात में आपको दिखाएंगे सीधी भर्ती रद्द, टेढ़ी सियासत चालू, जिसमें आपको दिखाएंगे आखिर क्यों यूपीएससी में लेटरल एंट्री पर सरकार को अपने फैसले से यू टर्न लेना पड़ा। इसके साथ ही बात होगी जुबानी हमले जारी, कौन दरबारी, क्योंकि अखिलेश के तंज पर केशव प्रसाद मौर्य ने तीखा पलटवार कर दिया है। वही बात करेंगे बीजेपी का महाअभियान, क्या है चुनावी प्लान, क्योंकि उपचुनाव से पहले बीजेपी ने अपने सांसदों और विधायकों को बड़ा टारगेट दे दिया है। इसके साथ ही बात होगी कोलकाता कांड में क्यों सिस्टम फेल, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट से भी ममता सरकार को जबरदस्त फटकार लगी है। और आखिर में दिखाएंगे जब सुलग उठा बदलापुर, लेकिन सबसे पहले बात सीधी भर्ती पर टेढ़ी सियासत। यूपीएससी में लेटरल एंट्री वाले विज्ञापन पर हुए हंगामे के बाद केंद्र सरकार ने अपने फैसले से यू टर्न ले लिया और इसे वापस लेने के लिए कहा। सरकार ने ये कदम क्यों उठाया, इसको लेकर भी कई सवाल आने लगे हैं। ऐसे में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक न्याय के प्रति हमेशा अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। विपक्ष के विरोध के बीच केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, यूपीएससी में लेटरल एंट्री पारदर्शी निर्णय था, अब लेटरल एंट्री में आरक्षण का फैसला किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि फिलहाल यूपीएससी में लेटरल एंट्री वाले विज्ञापन पर रोक लगा दी गई है, अब रिजर्वेशन का प्रिंसिपल लगे ऐसा निर्णय लिया गया। हालांकि विपक्ष केंद्र सरकार के इस फैसले पर भी हमलावर है। इसी पर आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। यूपीएससी में सीधी भर्ती पर रोक क्या लगी, सियासी विवाद खड़ा हो गया। विपक्ष अपनी पीठ थपथपाने लगा और सरकार को निशाने पर ले लिया। खुद जिनकी पार्टी की सरकार में सबसे पहले लेटरल एंट्री के जरिए अधिकारियों की भर्ती की अवधारणा लाई गई थी, अब वो भी सीधी भर्ती पर रोक को अपनी जीत बता रहे हैं। दरअसल 17 अगस्त को 45 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली थी। 20 अगस्त को लेटरल एंट्री के विज्ञापन पर रोक लग गई। प्रधानमंत्री के आदेश के बाद विज्ञापन पर रोक लगी है। साथ ही यूपीएससी चेयरमैन को नोटिफिकेशन रद्द करने का आदेश भी मिल चुका है। यूपीएससी में लेटरल एंट्री एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट मेथड जो लिया था, उसमें रिजर्वेशन के प्रिंसिपल्स लगे, ऐसा निर्णय लिया है। आपने देखा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा सामाजिक न्याय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। ओबीसी कमीशन जो कि एक बहुत ही साधारण सी बॉडी थी, उसको एक संवैधानिक दर्जा दी। यानी यूपीएससी में सीधी भर्ती पर विवाद बढ़ने से पहले ही रोक लग चुकी है। हालांकि राहुल गांधी, अखिलेश यादव, मायावती और विपक्ष के तमाम नेताओं ने सीधी भर्ती के खिलाफ आपत्ति जाहिर की थी और संविधान के साथ आरक्षण का मुद्दा उठाया था। वहीं सरकार के इस फैसले के बाद अखिलेश यादव ने इसे पीडीए से जोड़ दिया। अखिलेश यादव ने कहा, यूपीएससी में लेटरल एंट्री के पिछले दरवाजे से आरक्षण को नकारते हुए नियुक्तियों की साजिश आखिरकार पीडीए की एकता के आगे झुक गई है। ये पीडीए में आए जागरण की बहुत बड़ी जीत है। तो केंद्र सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस ने भी निशाना साधा। कांग्रेस ने कहा, अब मनमाने निर्णय नहीं ले सकते, उनके अपने अलायंस की सहमति लेनी ही होगी। ये बात सही है कि लेटरल एंट्री कांग्रेस के जमाने से शुरू हुई और वो अव्यवस्थित एक व्यवस्था थी, जिसको मर्जी आए उसको बना देते थे, जिसमें बहुत से ऐसे उदाहरण हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से लेकर के ऐसे बहुत से उदाहरण दिए जा सकते हैं। और उसको व्यवस्थित किया 2017 में, लेकिन रिजर्वेशन के बिंदु पे प्रधानमंत्री जी हमेशा गरीबों के साथ खड़े मिलते हैं। इस प्रकरण में भी केंद्र सरकार ने दबाव में आकर, विपक्ष के दबाव में आकर, अपने ही गठबंधन के सदस्यों के दबाव में आकर जो लेटरल एंट्री का एडवर्टाइजमेंट थी, यूपीएससी ने जो विज्ञापन निकाला था, उसको वापस लेने के, उसको विड्रॉ करने के निर्देश दिए हैं। हम इसका स्वागत भी करते हैं और प्रधानमंत्री को एक सलाह भी देते हैं कि अब वक्त आ गया है कि देश के मन की बात सुनना शुरू कीजिए और देश अपने मन की बात विपक्ष के माध्यम से बोलता है। दरअसल राहुल गांधी ने एक दिन पहले ही सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा था, लेटरल एंट्री दलित, ओबीसी और आदिवासियों पर हमला है, बीजेपी के राम राज्य का विकृत संस्करण, संविधान को नष्ट करना और बहुजनों से आरक्षण छीनना है। खैर,
यूपीएससी ने 17 अगस्त को इन 45 पदों के लिए आवेदन दिया था, जिसमें 10 ज्वाइंट सेक्रेटरी, 35 डायरेक्टर और डिप्टी सेक्रेटरी के पद शामिल थे। इन पदों को कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर लेटरल एंट्री के जरिए भरा जाना था, लेकिन इस फैसले को केंद्र सरकार की तरफ से रद्द कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और वहीं केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव में जुबानी जंग काफी तेज हो चुकी है। बात अब दरबार और दरबारी तक पहुंच चुकी है। जिस झगड़े की शुरुआत अखिलेश यादव ने की, उसे केशव प्रसाद मौर्य अब और आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल अखिलेश यादव ने कहा था केशव प्रसाद मौर्य का काम दरबारी की तरह है, जिस पर केशव मौर्य ने भी तगड़ा पलटवार किया है। अखिलेश यादव की टिप्पणी पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सबको पता है कि मुलायम सिंह यादव के पुत्र किसके दरबारी बन चुके हैं। गांधी परिवार की दरबारी से उनका समाज भी आहत है कि नेताजी का बेटा किसी और की चाकरी कर रहा है। आपको इसी पर पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। ये केवल अपने परिवार का भला कर सकते हैं, अपनी जाति का भला कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के चुनावी दरबार में कौन दरबारी है, किसकी तरफदारी है और किसकी सियासी लाचारी है, वो अखिलेश यादव और केशव मौर्य के जुबानी हमले में साफ साफ झलक रही है। अखिलेश केशव को दरबारी बता रहे तो केशव अखिलेश यादव को, और इस वाक युद्ध में बात मुलायम सिंह तक पहुंच चुकी है। ये बयानवीर हैं, रोज बयान देंगे, लेकिन गरीब का भला नहीं कर सकते, पिछड़ों का भला नहीं कर सकते, दलितों का भला नहीं कर सकते। ये केवल अपने परिवार का भला कर सकते हैं, अपनी जाति का भला कर सकते हैं। दरअसल एक दिन पहले अखिलेश यादव ने केशव मौर्य को दरबारी बताया, जिस पर डिप्टी सीएम ने भी तीखा पलटवार किया। अखिलेश यादव ने लिखा, कोई डबल हार के उपहार के बाद भी डबल इंजन का प्रशंसा प्रमाण पत्र बांट रहे हैं। उनका काम दरबारी चारण की तरह करना बस स्तुतिगान है। अगर सच में उपयोगी होते तो दिल्ली के मंडल में भी होने चाहिए थे, लेकिन है नहीं। इसका जवाब देंगे या रहेंगे चुप। अखिलेश के इस और चुप वाली टिप्पणी पर केशव मौर्य ने तीखा पलटवार किया है। उन्होंने अखिलेश के सोशल मीडिया पोस्ट का जवाब सोशल मीडिया के जरिए ही दिया। केशव मौर्य ने लिखा, धरतीपुत्र दिवंगत नेता मुलायम सिंह यादव ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनके गुजरने के बाद उनका पुत्र अखिलेश यादव दरबारी बन जाएगा गांधी परिवार का। इससे उनका समाज भी आहत है कि नेताजी का बेटा किसी और की चाकरी करे। इससे पहले भी दोनों नेताओं के बीच जुबानी हमले हो चुके हैं। जब अखिलेश ने केशव मौर्य को डिप्टी सीएम मानने से इनकार कर दिया तो केशव मौर्य ने कहा, अखिलेश की साइकिल पंचर हो चुकी है। के लिए उनका नाम मत लिया करो, वो कुछ है ही नहीं। वो क्या है, मुख्यमंत्री जी डांट देंगे तो अभी चुप हो जाएंगे 2 मिनट में। सच्चाई है, मुझे किसी ने बताया कि अगर वो डांट दे मुख्यमंत्री जी तो पता ही लगेगा वो डिप्टी सीएम है कौन। वो नहीं मानते, आप पता कर लेना। अखिलेश यादव जी का खेल खत्म हो चुका है। झूठ बोल करके उनकी साइकिल जो पंचर थी उसमें हवा भर लिया उन्होंने लोकसभा के 2024 के चुनाव में। अब साइकिल नहीं चलेगी, अब साइकिल पंचर होगी, साइकिल भ्रष्ट होगी, साइकिल सफाई जाएगी। यानी जो लड़ाई लोकसभा चुनाव के बाद शुरू हुई वो उपचुनाव तक पहुंच चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, आखिर प्रदेश के 2 बड़े नेता बार बार एक दूसरे पर हमलावर क्यों हो रहे? आखिर क्यों केशव मौर्य और अखिलेश एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते? क्या इस लड़ाई में गैर यादव ओबीसी वोट बैंक की कसक है? फिलहाल इस पर सस्पेंस है, लेकिन दरबारी पर सियासत अब भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बात करते हैं बीजेपी के सदस्यता महाकुंभ की। दरअसल उत्तर प्रदेश में करीब 2 करोड़ नए सदस्य बनाने के लिए बीजेपी ने पूरी तैयारी कर ली है। वहीं सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम के साथ महामंत्री संगठन धर्मपाल ने आज लखनऊ में मीटिंग की है। इसमें घर घर जाकर नए सदस्यों को जोड़ने की रणनीति बनी है। साथ ही बीजेपी विधायक से लेकर सांसदों को भी सदस्य बनाने का टारगेट दिया गया है। इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी सबसे बड़े प्रदेश में सबसे बड़ा सदस्यता अभियान चला रही है, वो भी उस समय जब दरवाजे पर उपचुनाव दस्तक दे रहा है। लखनऊ में बीजेपी की वर्कशॉप हो रही है। पार्टी पदाधिकारियों को मंत्र दिया जा रहा है। संगठन को और मजबूत करने के लिए मीटिंग हो रही है।
यूपी में 2 करोड़ सदस्य बनाने का टारगेट रखा गया है। एक सांसद को 20,000 सदस्य बनाने का लक्ष्य है। एक विधायक को 10,000 सदस्य बनाने का लक्ष्य है और उपचुनाव से पहले इस टारगेट को पूरा करना होगा। इस मीटिंग में सीएम योगी के साथ दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल भी मौजूद रहे, जिन्होंने आगे की चुनावी रणनीति भी तैयार की। हम कार्यकर्ता आधारित संगठन है और इस संस्था के माध्यम से हम घर घर जाएंगे, सब लोगों को जोड़ेंगे, अब बूथों को मजबूत करेंगे और हमारा संस्था अभियान 1 सितंबर से प्रारंभ होगा। आज उत्तर प्रदेश की प्रदेश स्तरीय कार्यशाला है। इस कार्यशाला में हम लोग जिला स्तरीय कार्यशाला, मंडल स्तरीय कार्यशाला, बूथों पर संस्था अभियान किस प्रकार से चलाना है, इसकी कार्य योजना हम लोग बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपनी ताकत को संख्या में भी और साथ साथ प्रशिक्षण के जरिए भी बेहतर करने की कोशिश करती है। उसी के अंतर्गत आज ये कार्यशाला आयोजित की गई है। इस कार्यशाला में बहुत सारी चर्चाएं भी होंगी, एक रणनीति बनेगी और निर्देश हम लोग को प्राप्त होगा। अगले 2-3 महीने हम लोग मिल करके, जो हमारे पास व्यक्तिगत अनुरोध बहुत से लोगों के आते हैं कि हम जुड़ना चाहते हैं, हम लोग बहुत से लोगों को जोड़ना चाहते हैं, इस पे काम करेंगे, संख्या बल भी बढ़ेगा। बीजेपी का ये अभियान शहर से गांव तक, चौक से चौबारे तक चलाया जाएगा, जिसमें हर वर्ग, हर समुदाय के चेहरे को पार्टी से जोड़ा जाएगा। यूपी में 403 विधानसभा क्षेत्र में सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। दलित, ओबीसी वर्ग के वोटर सदस्य बनेंगे। 2 करोड़ नए सदस्य बनाने का प्लान तैयार हुआ है। हर विधानसभा में 50,000 से ज्यादा सदस्य जुड़ेंगे। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद बीजेपी अब किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए यूपी में 10 सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए स्पेशल प्लान भी बना रही है, ताकि जहां कमी रह गई उसे पूरा किया जा सके। और सीएम योगी का संदेश भी कुछ इसी दिशा में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात कोलकाता रेप एंड मर्डर केस की, जिसमें पिछले कई दिनों से बंगाल सरकार और टीएमसी के नेता ये दावा कर रहे थे कि ममता सरकार के एक्शन में कोई कमी नहीं थी। लेकिन आज जब कोलकाता में डॉक्टर से दरिंदगी का केस देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंचा, तो ममता सरकार के तमाम दावे एक्सपोज हो गए और कोर्ट ने गंभीर सवालों की झड़ी लगा दी। कोर्ट ने पूछा कि इस्तीफा देने के बाद प्रिंसिपल को दूसरे अस्पताल का जिम्मा क्यों दिया गया और ट्रांसफर क्यों हुआ। अस्पताल में 7,000 उपद्रवी कहां से आ गए, अस्पताल में तोड़फोड़ हो रही थी और पुलिस क्या कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि घटना को आत्महत्या बताने की कोशिश क्यों हुई, माता पिता को शव दिखाने में देरी क्यों हुई। साथ ही कहा कि पहली एफआईआर अस्पताल ने क्यों नहीं करवाई, एफआईआर करवाने में देरी क्यों हुई। अब इन्हीं सवालों में ममता सरकार पूरी तरीके से घिर चुकी है। इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखा रहे हैं। फांसी होगी, फांसी होगी, फांसी होगी, फांसी होगी। कोलकाता रेप और मर्डर मामले में आज 8वें दिन भी डॉक्टरों की हड़ताल जारी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के भरोसे के बाद दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान तो कर दिया है। वहीं देश के दूसरे हिस्सों में हड़ताल खत्म होने की उम्मीद तो है, लेकिन डॉक्टरों की हड़ताल पर फैसला आना अभी बाकी है। डॉक्टर आकाश, ये बताइए कि जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला हुआ कि टास्क फोर्स बनाया जाएगा, उसके बाद क्या आप लोगों की स्ट्राइक जारी रहेगी? जी, सबसे पहले एट प्रेजेंट हम सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का वेलकम करते हैं। डॉक्टरों की जो सालों से मांग है बेसिक रिक्वायरमेंट्स की, पीने के लिए पानी की, डीडीआर की और जो बेसिक सभी छोटी मांगों का सुप्रीम कोर्ट ने ध्यान लिया और संज्ञान लिया कि डॉक्टर्स की सेफ्टी एक बहुत बड़ा मेजर इशू है और उसके लिए उन्होंने नेशनल टास्क फोर्स बनाई, उससे रिपोर्ट मांगी है। तो सबसे पहले स्वागत करेंगे ऐसे डिसीजंस का। हड़ताल की वजह से देश के अलग अलग हिस्सों में मरीज परेशान हैं और ओपीडी में इलाज के बिना वापस लौटने को मजबूर हैं। कोलकाता की निर्भया को इंसाफ मिले, इसके लिए देश सड़कों पर है और गुस्से में है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने इस मुद्दे पर राष्ट्रपति से मुलाकात की और पीड़ित परिवार से बात कर हर मदद का भरोसा दिया। आपसे मिलना चाहिए। मैं उसका पिताजी बोल रहा हूँ। या मालूम है, हम सब आपके साथ हैं। ठीक है, आप तो मेरा प्रशासनिक प्रधान है, आपके पास एक मेरा, हम लोग एक ही आदमी है। I want justice. You will get justice. We are all with you. आज मैं दिल्ली में हूँ। दिल्ली में सारे लीडर्स के बारे में मैं यह डिस्कशन किया है। जब आपका कन्वीनियंस है मैं वहाँ घर आऊँगा
आपकी कन्वीनियंस है। ठीक है, आने से आपका आने से हम तो बहुत अच्छा लगेगा। वहीं बीजेपी ने एक बार फिर पूरे मामले में पश्चिम बंगाल सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी ने पूरे मामले में सरकार पर आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया है। विशेष करके हम 21वीं सदी में महिलाओं को कैसे दिखते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं और सरकारें उसके प्रति कैसे संवेदनशील होती है, यहाँ की स्थानीय सरकार की जो रवैया रहा है ये बहुत ही चिंताजनक विषय है कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार तो पूरी निर्लज्जता के साथ अपराधियों को संरक्षण और पोषण देने में तो लगी हुई है, परंतु इंडी गठबंधन का किरदार भी साफ हो गया। कपिल सिब्बल वकील हैं पश्चिम बंगाल सरकार के, एक दूसरे के अपराधों के संरक्षण के लिए खड़े हैं। यही नहीं, मामले को लेकर टीएमसी में भी सवाल उठने लगे हैं। कुणाल घोष के बाद एक और टीएमसी नेता ने मामले में अपनी ही सरकार पर सवाल उठाए हैं। टीएमसी से राज्यसभा सांसद जौहर सरकार ने एक्स पर पोस्ट करके प्रिंसिपल को सस्पेंड करने की मांग की। वहीं कोलकाता रेप और मर्डर में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के तत्कालीन प्रिंसिपल संदीप घोष से आज भी सीबीआई पूछताछ जारी रही। संदीप घोष को सीबीआई ने आज 5वें दिन पूछताछ के लिए बुलाया था। वहीं कल सोमवार को संदीप घोष से सीबीआई ने 13 घंटे पूछताछ की। इस बीच पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर कोलकाता पुलिस ने भ्रष्टाचार के मामले में एफआईआर दर्ज की है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के सवालों से कोलकाता कांड में ममता सरकार सवालों के घेरे में है, तो दूसरी तरफ अब उनके पॉलिटिकल साथियों पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। क्योंकि महिला सुरक्षा पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव सुविधा अनुसार बयान दे रहे हैं। आपको सुनवाते हैं। मैं यहाँ इस मामले में आया हूँ। अब मैं जानता हूँ कि आप इस मामले को उठवाना नहीं चाहते हो, आप डिस्ट्रैक्ट कराना चाहते हो। देखिए, मैं कोई घटना हो उस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, और घटना पर राजनीति करने का हुनर अगर किसी के पास है तो भारतीय जनता पार्टी के पास है। कोई घटना हो जाएगी, उसका राजनीतिक लाभ और दूसरों को बदनाम करने का अगर टैलेंट किसी के पास है तो भारतीय जनता पार्टी के पास है। कहीं देश में बेटियों के साथ घटना हो, किसी नारी के साथ घटना हो, दुखद है, उसके लिए कार्रवाई होनी चाहिए। और ममता बनर्जी जी खुद मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री हैं, आप उससे उम्मीद नहीं करोगे कि वो तो करेंगी कार्रवाई। तो आज पूरे देश में सबसे गंभीर सवाल यही है कि बेटियों के खिलाफ दरिंदों की हिम्मत इतनी बढ़ी क्यों हुई है? क्यों दरिंदों को यह भरोसा हो गया है कि वो जो चाहे वो कर गुजर सकते हैं, उनका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा? लेकिन दरिंदों की गलतफहमी महाराष्ट्र के बदलापुर में दूर हो गई, जब मासूम से छेड़छाड़ पर पूरा बदलापुर बदले की आग में जलने लगा। आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं कि कैसे बेटियों से बदसलूकी के खिलाफ पूरा देश आक्रोशित हो उठा है। बदलापुर में भीषण बवाल। गुस्साए लोगों का हंगामा। यौन शोषण के खिलाफ गुस्सा। स्कूल में बच्चियों से गंदी बात। छोट्या छोट्या मुली सुद्धा आपल्या राज्यात असुरक्षित आहेत, त्यांच्यावरती अत्याचार होत आहे। हमारे मुख्यमंत्री सक्षम हैं, जिन्होंने ये केस को फास्ट ट्रैक में भेजा। सुलग उठा बदलापुर। ये
ये तस्वीरें आक्रोश की आग में जल रहे महाराष्ट्र के बदलापुर की हैं। बदलापुर में एक स्कूल में 3.5 साल की 2 बच्चियों के साथ यौन शोषण के मामले को लेकर गुस्साए लोगों ने आज जमकर हंगामा मचाया। हजारों की संख्या में लोग सड़क पर उतर आए और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। प्रदर्शनकारियों ने सबसे पहले उस स्कूल को निशाना बनाया जहां नर्सरी की 2 बच्चियों के साथ यौन शोषण का आरोप है। गुस्साए लोगों ने स्कूल का गेट तोड़ दिया और उग्र भीड़ स्कूल के अंदर घुस गई। स्कूल में जमकर तोड़फोड़ और विरोध प्रदर्शन के बाद बड़ी संख्या में लोगों ने बदलापुर रेलवे स्टेशन का रुख किया, जहां पर विरोध प्रदर्शन के बाद रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया गया। कई घंटों तक ये विरोध प्रदर्शन चलता रहा, जिसकी वजह से ट्रेनों की आवाजाही थम गई। प्रदर्शनकारियों की बेकाबू भीड़ को रोकने के लिए जब पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे तो कुछ लोगों ने पथराव शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। पुलिस ने हवाई फायरिंग भी की। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद हालात पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था। बदलापुर की इन 2 बच्चियों के साथ यौन शोषण की घटना ऐसे समय पर हुई जब पहले ही देश कोलकाता रेप कांड जैसी भयावह घटना से दहला हुआ है और आए दिनों महिलाओं के खिलाफ अपराधों की नई नई घटनाएं सामने आ रही हैं। बदलापुर की इन बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न का आरोपी स्कूल का ही 23 साल का सफाई कर्मी है, जहां ये हर रोज पढ़ने जाती थी। आरोपी को पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के अनुसार यौन शोषण का खुलासा तब हुआ जब बच्चियों ने इसके बारे में अपने अभिभावकों को बताया। दोनों बच्चियों के परिवार ने मेडिकल जांच कराने की मांग की और थाने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इस घटना पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने संज्ञान लिया है। घटना की जांच के लिए SIT गठित कर दी गई है और मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा। और इन्हीं तमाम खबरों के साथ लाख टके की बात में आज के लिए फिलहाल इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहें।